सम्राट अशोक 12 घोषणा किए बिना ही कि उसके बाद मगध सिंहासन का वारिस कौन है। बिंदुसार की मृत्यु हो गई। सुषेण को राजा की मृत्यु की खबर मिल गई, फिर भी वह तक्षशिला से नहीं निकला। अशोक उज्जैनी से थोड़ी सी सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा गया, परंतु वह विफल हुआ। उस युद्ध में 6 राजकुमार मारे गए। बड़ों के निर्णय व आदेश के अनुसार उसने पिता की चिता में आग लगाई। प्रधानमंत्री, राजपुरोहित व सेनाध्यक्ष ने एकमत होकर निश्चय किया कि सब प्रकार से राजसिंहासन पर आसीन होने की योग्यता केवल युवराज अशोक में ही है, अतः उसी का राज्याभिषेक हो। मगध की प्रजा को इस बात का दुख हुआ कि महाराज बिंदुसार अब नहीं रहे। साथ ही उन्हें इस बात का भी अत्यंत दुख हुआ कि सभी राजकुमार मार डाल दिए गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि राजकुमारों की हत्या के कारक वे स्वयं हैं, उन्हीं की दुराशा व दुष्टता ने उन्हें मौत की ओर धकेला है, तो वे को राज्याधिकार सौंपा। अशोक सिंहासन पर आसीन हुआ, परंतु उसने मुकुट नहीं पहना। उसने कहा, इस विषादपूर्ण परिस्थिति में मेरा मन राज्याभिषेक के लिए मान नहीं रहा है। मुकुटाभिषेक का यह समय नहीं है। मंत्रीगण, सेनाध्यक्ष आदि ने अशोक के अभिप्राय का अभिनंदन किया और अपनी थोड़ा बहुत शांत हुए। आधी रात के समय प्रधानमंत्री ने अशोक सम्मति जताई, किंतु उनमें से कोई भी प्रशांत रह नहीं सके। वे इस बात पर चिंतित होने लगे कि पता नहीं कब बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुषेण तक्षशिला से अधमकेगा और किस प्रकार का अन्यायपूर्ण अत्याचार करने पर तुल जाएगा। तक्षशिला में सुषेण अब भी नर्तकियों की बातों का विश्वास करने लगा और समझने लगा कि अशोक न हिलने डुलने की स्थिति में है, उसे पक्षाघात हो गया है। वह निश्चिंत होकर अपना समय गुजारने लगा। सुषेण की मां ने फिर से रहस्यपूर्वक उसे पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा, तुम्हारे तम पिताश्री मर गए, किंतु अब तुम पाटलिपुत्र मत आओ। उस पत्र को पढ़ते ही क्षण भर के लिए सुषेण स्तंभित रह गया। दूत को वह नाराजी से देखने लगा जो वह पत्र ले आया था। महाराज की मृत्यु, उनके दहन संस्कार के पहले लड़ी गई लड़ाई, राजकुमारों का वध, फिर अशोक का राजगद्दी पर बैठना आदि समस्त विवरण उस दूत ने सुषेण को सुनाया। बाप रे, कैसी दुर्घटना घट गई! उस दासी पुत्र को जीवित रहने नहीं दूंगा। इसी क्षण अपने खड्ग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुरंत पाटलिपुत्र निकलना चाहिए। दलनायकों को बुलाओ, सुषेण चिल्लाता रहा। महारानी ने आपको सावधान किया कि आप अब पाटलिपुत्र न आए। हाथ जोड़कर दूत ने सविनय कहा। चुप रहो। दूत को सुषेण ने नीचे ढकेला और कहा, मेरी बात चुपचाप सुनते रहो। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ न बोले। मेरे पिताश्री पहले ही निर्णय ले चुके थे कि मैं ही होने वाला महाराज है। दहन संस्कार के समय मैं उपस्थित नहीं हो सका, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे मेरे पिताश्री के निर्णय को बदल डालें। ये दुष्ट कौन होते हैं जो यो मनमानी कर रहे हैं? यह सब कुछ उस सियार भल्लाटक का षड्यंत्र है, कहता हुआ दुम दबाए गए सर्प की तरह फुफकारता हुआ उठ पड़ा। प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष आदि को जब मालूम हुआ कि युवराज सुषेण बड़ी सेना को लेकर पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ रहा है, तो वे बहुत घबराए। उनके मनों को तीव्र रूप से आघात पहुंचा। अब क्या किया जाए, इस संबंध में चर्चा करने के लिए अशोक ने उन सबको बुलाया। सभी रहस्य मंदिर में समाविष्ट हुए। अशोक ने उनसे कहा, आप सब जानते ही होंगे कि सुषेण सेनासहित निकल चुका है। इस स्थिति में आपकी क्या सलाह है? किसी ने भी मुंह नहीं खोला। सबके सब चुप रह गए। छाई चुप्पी को तोड़ते हुए अशोक ने पुनः कहा, मित्रों, मौन रह जाने का यह समय नहीं है। आप मगध के श्रेयोभिलाषी हैं। मैं आपकी सलाहें चाहता। प्रभु, आप ही ने कहा था कि मेरा मुकुटाभिषेक अब न हो। फिर भी आप ही हमारे महाराज हैं। शत्रु जब हमला करने आता है, तब राजा को जो करना चाहिए
वहीं आप कीजिएगा। महाराज होने के नाते आप ही को निर्णय लेना होगा, कहते हुए भल्लाटक ने अन्य मंत्रियों की ओर देखा। उन सबने एक साथ कहा, युद्ध करना ही एकमात्र मार्ग है। आपकी सलाहों के लिए धन्यवाद। मैं सुषेम को एक मौका देना चाहता हूं, अशोक ने कहा। प्रधानमंत्री ने पूछा, कैसा मौका? सुषेम शांत लौट जाएगा तो वह यथावत तक्षशिला का राजप्रतिनिधि बनकर तक्षशिला में ही रह सकता है, अशोक ने कहा। राजप्रतिनिधि बनकर उनका आपके अधीन रहना नामुमकिन है। वे लौटकर जाएंगे भी तो वे अपने को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। इससे दूसरे भी गलत रास्ता अपना सकते हैं। यूं देश में अशांति फैल जाएगी और देश के विघटित होने की संभावना है, एक मंत्री ने यूं अपना विचार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने क्षण दो क्षणों तक मौन रहकर सोचा विचारा और फिर कहा, मंत्री की बातों में कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनकी बातें नपीतुली बातें हैं। उनकी कल्पना अक्षरशः सत्य साबित होगी। हमारे राजा का उद्देश्य भी बहुत ही उदात्त है। सुषेम को यह मौका देने में भी कोई गलती नहीं है। वे तक्षशिला लौटें और राजप्रतिनिधि बनकर रहें, यथावत राज्यभार संभालें। अगर तक्षशिला लौटने के बाद वे अपने को स्वतंत्र घोषित करें, तब आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। अशोक ने पूछा, हम यह विषय पहले ही सुषेम को कैसे सूचित कर सकते हैं? यह भार मैं संभालूंगा। नगर की सरहद पर द्वारतोड़ों का प्रबंध करूंगा और हाथ में पुष्पहार लेकर सुषेम का स्वागत करूंगा। एक दो प्रमुखों के अलावा आयुधधारी सैनिक कोई मेरे साथ न हो। सुषेम की समझ में आ जाएगा कि हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। पास जाते ही उनके गले में पुष्पहार पहना दूंगा और उनका स्वागत करूंगा। फिर आपके प्रस्ताव पर प्रकाश डालूंगा, प्रधानमंत्री भल्लाटक ने कहा। आपका धैर्य सराहनीय है प्रधानमंत्री। फिर भी मुझे भय है कि आपकी जान का खतरा है, अशोक ने कहा। जो काम मैं करने जा रहा हूं, हाँ, वह जोखिम से भरा है। परंतु मुझे मारने से युवराज को क्या उपलब्ध होगा? वह तो उनके प्राण के लिए ही खतरा साबित हो सकता है। मगध साम्राज्य की रक्षा तथा शांति के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देने सन्नद्ध है। इस कर्तव्य को निभाने में मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मुझे आनंद ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी राजभक्ति श्लाघनीय है। आपका साहस जयप्रद हो, यही मेरी आकांक्षा है, अशोक ने कहा। सुषेम नगर की सरहदों पर पहुंचे, इसके पहले ही प्रधानमंत्री भल्लाटक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। पुष्पहार लेकर सुषेम को देखते ही उसका स्वागत करने आगे बढ़ा। जैसे जैसे नगर के पास आता गया, वैसे वैसे सुषेम का क्रोध बढ़ता जाने लगा। उसने साथियों से कहा, जब तक राजभवन में प्रवेश करके सिंहासन पर आसीन नहीं हो जाऊंगा, तब तक रास्ते में जो भी रुकावट डालेगा उसे मार डालो। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो सैनिकों को सावधान करते हुए घोड़े पर आरूढ़ होकर तूफान की तरह आगे बढ़ने लगा। सुषेम जैसे ही द्वार पर पहुंचा, प्रधानमंत्री ने पुष्पमाला ऊपर उठाई और उसका स्वागत करने उसे रोकना चाहा। सुषेम क्षण भर के लिए रुक गया, पर चिल्ला उठा, दुष्ट, तुम यहीं हो, कहकर उस पर तलवार चलाई। युवराज, रुक जाइए, प्रधानमंत्री कुछ और कहने जा रहा था, किंतु देखते देखते सुषेम की तलवार ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर भूमि पर जा गिरा। प्राकार से सटे भवन के ऊपरी भाग पर खड़े होकर दलनायक प्रधानमंत्री का पुत्र यह सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत आज्ञा दी तो दीवार के उस ओर खड़े सैनिकों ने टूटे बांध के उमड़ते जल की तरह सुषेम को और उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। सुषेम एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सका। प्रधानमंत्री के पुत्र एक युवक दलनायक ने सुषेम का सिर काट डाला। तक्षशिला से आई सेना झुक झुक गई। सैनिकों ने क्षमा मांगी और मगध सेना में मिल गए। अशोक को इस बात पर अपार दुख हुआ कि शांति के इच्छुक
निरायुध खड़े प्रधानमंत्री की यों दारुण हत्या हुई। उनके स्थान पर अशोक ने रथगुप्त को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब शत्रुशेष नहीं रहा, इसलिए राज्य में शांति सुख की स्थापना हुई। अशोक ने प्रजा के लिए आवश्यक समस्त सुविधाओं का प्रबंध किया। उन्हें कोई कमी होने नहीं दी। जनता को भी अशोक की शासन पद्धति बहुत ही अच्छी लगी। वृद्ध प्रजा कहती रहती कि शासन संभालने में उनका राजा उतना ही समर्थ है जितना चंद्रगुप्त था। अशोक के मुकुटाभिषेक का शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों ने निकाला, किंतु इस संबंध में प्रमुत्तों के सम्मुख एक समस्या उठ खड़ी हो गई। विदिशा देवी बौद्ध मत की है। उसे महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए आस्थान पुरोहितों ने सुमुखता नहीं दिखाई, क्योंकि उसे हिंदू धर्म संप्रदायों के प्रति विश्वास नहीं है। अलावा इसके हाल ही में उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। वैद्यों ने सलाह दी कि दूर प्रांतों तक यात्रा करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे दृष्टि में रखते हुए मुकुटाभिषेक को टाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिषियों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी शुभ घड़ियां 5 वर्षों के बाद ही आएगी। किंतु रानी के बिना मुकुटाभिषेक उत्सव मनाया भी नहीं जा सकता। इन सारे सत्यों को दृष्टि में रखते हुए नूतन प्रधानमंत्री रथगुप्त ने चंद्रगुप्त से कहा, प्रभु, आपके विषय में ऐसी जल्दबाजी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह बात आपसे छिपी नहीं है कि विदिशा देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके पुत्र युवराज महेंद्र को भी बौद्ध धर्म के ही सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं। आप ही सोचिए कि जिस युवराज की युद्ध में आस्था नहीं, वे भविष्य में राज्य की रक्षा कैसे कर सकेंगे। आपको विदित ही है कि राज्य वीरभोज्य है। राज्य के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए किसी एक और कन्या से विवाह करेंगे तो अच्छा होगा। इसके सिवा कोई और उपाय मुझे नहीं सूझता। अशोक ने मंत्री की सलाह मानने से इनकार कर दिया, किंतु विषय की जानकारी के बाद विदिशा देवी ने यश द्वारा संदेश भेजा, दिन ब दिन मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। राजपत्नी होकर अपने कर्तव्य निभा नहीं सर्वांगी। किसी और राजकुमारी से विवाह रचाना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। उसने अपनी प्रार्थना को स्वीकार करने जोर पर दिया। आखिर अशोक ने दूसरी शादी करने की अपनी स्वीकृति दी। आनंद मित्रा से उसका विवाह हुआ। कुछ दिनों के बाद ज्योतिषियों से निर्णीत शुभ मुहूर्त पर अशोक का मुकुटाभिषेक उत्सव वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। परंतु अशोक विदिशा देवी तथा अपने दोनों पुत्रों को भुला नहीं सका। क्रमशः उसकी चिंता तीव्र होती गई, जिसके कारण शासन संबंधी कार्यों के प्रति उसकी आसक्ति घटती गई। अशोक के रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सेनाधिपति की सलाहें मांगी। उसने सेनाधिपति से बताया, हमारे राजा अपनी पहली पत्नी विदिशा देवी के बारे में ही सदा सोचते रहते हैं। राज्य संबंधी कार्यों के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो इस पर आश्चर्य करने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि वे अकस्मात सिंहासन को त्याग दें और उज्जैनी लौटकर प्रशांत जीवन बिताने का निर्णय ले लें। हमारा कर्तव्य है कि उनमें राज्य की आकांक्षा जगाएं, अधिकार की आग भड़काएं और विजयोत्साह को उत्पन्न करें। युद्धों में विजय प्राप्त करने पर ही राजा में उत्साह बढ़ता है। शत्रु राजाओं को पराजित करने से जो आनंद किसी भी राजा को मिलता है, वह वर्णनातीत है, अद्भुत व अनिर्वचनीय है। प्रधानमंत्री रथगुप्त ने सेनाधिपति वीरसिंह से कहा, आपके विचार समुचित लग रहे हैं। मौका पाकर राजा में राज्य को विस्तृत करने की आकांक्षा जगाना जरूरी है, सेनाधिपति ने कहा। इसी समय पर समाचार मिला कि कलिंग राजा बिना वारिस के ही मर गया। कुछ उच्च अधिकारी ही कलिंग की शासन व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। एक दिन अशोक जब सायंकाल उद्यानवन में टहल रहा था, तब प्रधानमंत्री ने उससे कहा, महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार महाराज ने कलिंग को अपने अधीन करने के सपने देखे, परंतु उनका सपना साकार नहीं हो पाया।
कलिंग सुसंपन्न राज्य है। वाली, सुमत्रा जैसे द्वीपों में वह व्यापार चला रहा है। एक राजा के अधीन विविध वंशों के शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध वहां कायम है। उनमें एकता की भावना सुदृढ़ है। अब राजा नहीं रहे, इसलिए शासकों के बीच एकता का विच्छिन्न हो जाना तथ्य है। कलिंग को जीतने का इससे बढ़कर सुवर्ण अवकाश प्राप्त नहीं होगा। सित्ताधिपति भी इतने में वहां आया। अशोक ने मंत्री की बातें सुनी, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। मौन होकर सोचने लगा। हमारी सेना ने दीर्घकाल से कोई युद्ध नहीं किया। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारे सैनिकों के सुस्त हो जाने का खतरा है। सेना को अक्सर युद्ध प्रशिक्षण चाहिए। हो सकता है इसके अभाव में भविष्य में हम शत्रुओं का सामना करने की भी शक्ति खो बैठें। सेनाधिपति ने कहा, ठीक है, कलिंग पर हमला करने के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। पहले हमारे गुप्तचरों को कलिंग भेजिए। उनका पहला काम होगा यह जानना कि वहां की सेना का बल क्या है और उनकी कितनी संख्या है, उनके पास क्या क्या हथियार हैं। बाद वहां के शासकों में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिससे वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखें। अशोक ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा। कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए मगध सन्नद्ध होने लगा।